जैसा मैंने कहा था, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंपनीज अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर और सीक्वेंस वाइज चैप्टर नंबर 9 अंडर टर्म 1 सिलेबस, दैट इज कंपनीज अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और ये सबसे पहले तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर बना हुआ लिस्ट, इसको एक बार ध्यान से देख लो। मतलब हर एक लिस्ट का नाम पढ़ने को फिलहाल नहीं कह रहा हूं, ध्यान से मतलब एक बार देखो कि कितने लिस्ट है, दो चार नहीं है, बहुत सारे हैं। और टोटल पेजेस काउंट कराए हैं 105। ये भी 105 पेजेस उसके लिए हैं जो इन सब के लिए एक्सप्लेनेशन होंगे। इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करेंगे तो वो अलग से 50-100 पन्ने और होंगे। तो इट इज अराउंड 200 पेजेस। ये जो चैप्टर है लगभग 200 पन्नों का चैप्टर या उससे भी ज़्यादा का डेफिनेटली होगा। तो इट इज़ रियली अ वेरी ह्यूज और वेरी बिग चैप्टर टू बी डिस्कस। तो मैंने जो इस ऑब्जेक्टिव्स के लिस्ट को टिक किया कुछ कुछ जगहों पर, उसको टिक लगाने का मेन मकसद ये बताना है कि इस पूरे लिस्ट में से ये जो पहला टिक है, नेचर एंड सॉरी मीनिंग में, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन डिफरेंस बिटवीन, देन काइंड ऑफ कंपनीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बताना चाहता हूँ कि थियोरिटिकल पोर्शन है। इतने लिस्ट में से ये जितने भी चीज टिक दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब क्या है, थ्योरी है। एंड रेस्ट जो टिक नहीं लगे हैं वो सब न्यूमेरिकल हैं। तो जितना चीज थियोरिटिकल में टिक है, सब तो नहीं लेकिन काफी सारी चीजें या ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द थियोरिटिकल पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। और देख भी रहा 11 पेजेस का आज का पीडीएफ मैंने तुम लोग को दिया है। हावेवर ऐसा नहीं कि 11 पेजेस दिए हैं तो 11 पेजेस को बारीकी से पढ़ने हैं तो हम लोग को बहुत बड़ा लेक्चर आज अटेंड करना है, ऐसा नहीं है। हर चीज डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि क्लास 11th में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कंपनीज अकाउंट का थियोरिटिकल, और जिसमें ये तुम लोग ने सीखा हुआ है कि शेयर्स क्या होता है या कंपनीज क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ पढ़े हैं। तो उनमें से काफ़ी कुछ यहाँ रिपीट होने वाला है। तो जो चीज़ रिपीट है उसके लिए हमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ हल्का फुल्का बताकर उसका मामला वहीं रफा दफा करेंगे, और जो नई चीज़ होगी उसी पर ज़्यादा समय हम लगाने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं इस चैप्टर के मेन टारगेट। तो आज का बेसिकली जो लेक्चर हमारा है किसका है, तो आज हम थियोरिटिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं। देखो प्रीवियस जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन थे उसमें ये जो थियोरिटिकल है और जो न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब कोई नहीं जानता कि थ्योरी में कितना आ सकता है, क्योंकि अब तो बात है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो ज़्यादा प्रेफरेबल थ्योरी ही दिखाई देता है सबको। तो इसीलिए थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बल्कि पढ़ना ही नहीं है, इस तरह से पढ़ना है कि उसकी बारीकी को सीख पाओ। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो तुम लोग के सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है ये, जिसको मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है, अगर मैं कहूँ कि इसको पढ़ो और मैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन बनाकर जवाब दूंगा, और वो भी सिर्फ मल्टीपल चॉइस वाले ही होंगे, तो ये गारंटीड है कि हो सकता है तुम में से कोई बच्चा 0 ले आए और कोई बच्चा 10 में 10 भी ले आए। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं इसके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दूंगा, तो शायद कोई फुल मार्क्स ना ला पाए, क्योंकि उसमें हर एक वर्ड पर उतने मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में एक एक वर्ड पर आंसर होते हैं। इसीलिए जब कोई पेपर ऐसा हो जिसमें 1 वर्ड आंसर हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, यानी एमसीक्यू जिसको हम कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो वैसा पेपर ऑलवेज टफ की कैटेगरी में काउंट होता है, क्योंकि एक गलत वर्ड के वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए बहुत बारीकी से हमको पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो जो लोग तुम में से ऐसा है अभी जिसका मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, बट बताना चाहूंगा जरूर कि अगर तुम लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए जुड़े हो, ग्रुप में बैठे हो और मस्ती चल रही है और हंस रहे हो, तो ऐसे झूठ मूठ का अटेंडेंस बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इत्मीनान से अपना डिस्कनेक्ट हो जाओ, खूब गप्पे लड़ाओ और हंसो। लेकिन इस तरह से यहाँ पे बैठ करके थोड़ी देर के लिए माइक ऑन करो फिर हंसो, या कोई तुमको दूसरा हंसाए, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। इतना थोड़ा ध्यान रखो, सिंसियरिटी तुम लोग के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज तुम लोग समझदार ज़्यादा अच्छे हो। खैर, तो बात इतनी सी है कि बहुत डिटेल्स में हमको पढ़ना है कुल मिलाकर, और दो यहाँ पर डेफिनेशंस दिए हैं, मैंने एक को टिक लगाया। इसका यही मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि इसी को पढ़ना है। तुम लोग का मन करे तो ऊपर वाला भी पढ़ लो, या और 2-4 पढ़ना है और 2-4 पढ़ लो, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है तुम लोग के अकॉर्डिंग वो मैंने टिक किया है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कुछ कुछ बातों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। ये कुछ कुछ जो टिक लगा दिए हैं मैंने, ये अगर ध्यान हो तुम लोगों को तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।
इसी को मिला करके प्रोफेसर हैनी ने डेफिनेशन बनाया है। तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल एज, सिर्फ याद ही नहीं हुआ बल्कि इसको याद करने से कुछ फीचर्स हम जान गए। पहला फीचर जान गए आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा फीचर जान गए क्रिएटेड बाय लॉ, तीसरा जान गए सेपरेट लीगल एंटिटी, चौथा जान गए परपेचुअल सक्सेशन, और पांचवा जान गए कंपनी का एक कॉमन सील होता है। इतनी बातें इसमें जानकारी में आ जाती हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है याद रखने के लिए। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं पेज नंबर 2 पर और क्या है थियोरेटिकल। देखो, थियोरेटिकल क्लास अक्सर बोर किसी को भी लगता है, तुम्ही को चाहे मुझको, कोई भी कहे तो मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल बोरिंग लगता है, लेकिन तब नहीं लगता जब उसको अपने साथ अटैच कर लो। अगर तुम लोग भी उसको अपने आप फील करोगे, अटैच करके समझोगे और अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे तो बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाने वाला तो अपने तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट करता ही है कि तुम लोग को बोरिंग ना लगे। फिर भी मैं पहले ही से बता दे रहा हूं कि ऐसा होता है, इसलिए जब तुम लोग को लगे कि कुछ दिक्कत है तुरंत पूछ लेना। देखो, ये रहा फीचर्स का लिस्ट कुछ, और ये कुछ वही फीचर्स है तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में। मैं सबको और किसी को भी डिटेल में नहीं पढ़ने वाला हूं, बस कुछ को हाईलाइट किया, मैं तुम लोग को फिर दिखाना चाहूंगा। सेकंड नंबर फीचर को हाईलाइट किया है सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड के लिए। ये इसलिए हाईलाइट किया है कि एक तो ये फीचर्स याद रहने चाहिए तुम लोग कम से कम, और दूसरा ये कि सेपरेट लीगल एंटिटी बोलने का मतलब क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, और एक ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। अगर हम इन तीनों को आपस में रखकर कंपेयर करें और सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में ये ऑप्शन नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये ऑप्शन नहीं है, बट इसमें ये ऑप्शन है। और इसमें एक और चीज देखोगे, ध्यान से समझ में आ जाएगा, कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की भी अनलिमिटेड होती है। यानी कि इस पॉइंट का लायबिलिटीज के लिमिटेड या अनलिमिटेड होने से बड़ा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जिस जिस फर्म या एंटरप्राइज का सेपरेट लीगल एंटिटी होगा वहां वहां लायबिलिटीज लिमिटेड ही होंगी, क्योंकि ऐसे केस में बिजनेस अलग होता है और बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, दो अलग एंटिटी होते हैं। और जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि वो जो सोल प्रोप्राइटर है और जो उसका बिजनेस है दोनों एक माने जाते हैं, सेपरेट नहीं माने जाते हैं। इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी वहां ना होने की वजह से सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सोल्ड कर दिया जाता है टू रिकवरी द बिजनेस लॉस। यही बात यहां भी लागू होती है, लेकिन अपोजिट मीनिंग के तौर पर सेपरेट लीगल एंटिटी यहां है, इसीलिए पार्टनर्स नहीं, मेंबर्स की लायबिलिटीज होती है लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा पहला एक पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए और दिमाग में इसकी मीनिंग रखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वर्ड की मीनिंग अगर पता रहेगी तो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे। फिर दूसरा पॉइंट मैंने टिक किया है आर्टिफिशियल पर्सन। 11th क्लास तुम लोग इस वर्ड को पढ़कर रट चुके होगे शायद अब तक, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं या क्या वजह है उसको जानना बड़ा जरूरी है। तो सब जानते हो कि प्रेजेंटली इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हमारा फॉलो होता है कंपनीज के रिकॉर्ड में, तो उस एक्ट के द्वारा रजिस्टर करा करके ही इसको स्टैब्लिश किया जाता है। और साथ साथ इस कंपनी का एक ऐसा स्टेटस होता है कि कंपनी किसी और पर या कोई और कंपनी पर भी केस कर सकता है। तो ये साबित करता है कि कंपनी एक पर्सन की तरह ही बिहेव करता है। कंपनी का खुद के नाम से प्रॉपर्टी हो सकता है, कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ये सब बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग के जैसे ही कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसको बर्थ दे, इसीलिए इसको नेचुरल पर्सन तो नहीं कह सकते। जैसे हम सब लोग हैं, हम लोगों को किसी ने बनाया नहीं है, हम लोगों पैदा हुए हैं, देयर इज अ मदर टू गिव अस द बर्थ, लेकिन कंपनी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एंडलेस, जो चलता ही रहे। जैसे देखो, ये सीधी लाइन है, इसका एंड है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, लेकिन अब अगर एक सर्कल, ये हो जाएगा परपेचुअल, एंडलेस। शुरुआत कहीं से भी हो लेकिन खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां से मान लो शुरू किया मैंने, तो यहां शुरू होगा, फिर घूम कर आएगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर घूमता रहेगा, घूमता ही रहेगा, एंडलेस। तो इसको परपेचुअल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कुछ समय के बाद या तो वो बंद कर दिया जाता है या वो बंद हो जाता है, लेकिन कंपनीज के मामले में अक्सर ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट द कंपनी गो ऑन फॉर एवर। ये लाइन तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 के फीचर्स के ही अंडर में, इसी टॉपिक, इसी पॉइंट के अंदर, और लिखा भी है यही सब चीज
कि किसी के भी डेथ वगैरह से, बैंक्रप्सी वगैरह के वजह से कोई भी शेयर होल्डर अगर दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, तो इसके वजह से कंपनी की डेथ नहीं होती है, कंपनी बंद नहीं होता, कहने का यही मतलब है। तो कंपनी का जो लाइफ है काफ़ी लॉन्ग है या एंडलेस है, जिसको ही डिफाइन किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड से, जो कि है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे अब मान लो तुम्हारे पास हाथ में एक डेबिट कार्ड हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या एक सिम कार्ड ही ले लो जिसके मदद से मोबाइल चला रहे हो तुम लोग इस समय। अगर हम उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी की बात करते हैं तो उसका लाइफ टाइम मान लो है 2030 तक, कि 2030 तक का सिम वैलिड है, 2030 तक के लिए वो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड तुम्हारा वैलिड है। तो इसका मतलब है कि उस दिन के बाद वो बेकार हो जाएगा, उसको या तो एक्सटेंड कराना पड़ेगा या तो नया लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ एटीएम कार्ड मान लो ऐसे होते तो नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, या सिम कार्ड ऐसा बना दिया लाइफ टाइम, जिंदगी भर चलेगा, इसमें कोई रिचार्ज दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, तो वो परपेचुअल वर्ड से डिनोट किया जा सकता है। तो ये हो गया एक फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा हो गया परपेचुअल एग्जिस्टेंस, देन हो गया लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें होता है, इसलिए इसकी लायबिलिटीज लिमिटेड ही होंगी। और लिमिटेड लायबिलिटी जिस भी किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में होता है, उसका यही मतलब है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को उनके शेयर्स के, उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। मतलब अगर तुमने किसी कंपनी में मान लो थोड़ी देर के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान तुम्हारा यही हो सकता है कि तुम्हारे 2 लाख रुपए कंपनी तुमको वापस नहीं करेगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास 2 करोड़ का एक घर है, 2 करोड़ रुपए का, तो कंपनी तुम्हारे उस 2 करोड़ के घर को टच भी नहीं करेगी, उसका एक ईंट तक नहीं निकाल सकती, क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन यही अगर तुम पार्टनरशिप में हो, या यही तुम सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, तो कंपनी बोलेगी कि तुम्हारा 2 लाख का जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन उससे कंपनी या फर्म का बिजनेस का लॉस रहा है, तो तुम्हारे घर को भी बेचेंगे, नीलाम करेंगे, और तुम क्योंकि उसके ओनर हो या उसके मेंबर हो, पार्टनर हो, तो तुमको भी वो बियर करना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, और यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। और पॉइंट नंबर 7 है जिसको मैंने टिक लगाया है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। आमतौर पर पार्टनरशिप की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट भी वही लोग करते हैं, ओनरशिप भी वही करते हैं। सोल प्रोप्राइटर ही बिजनेस का ओनर भी होता है, वही उसका मैनेजमेंट भी देखता है। पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, दे आर द ओनर्स, सारे पार्टनर्स ओनर होते हैं और वही लोग मैनेजमेंट भी करते हैं। बट व्हाट अबाउट द कंपनी, जो ये कंपनी है, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, जल्दी जवाब दो। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? उसके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। तो मान लो आजकल इतने सारे जो ऐप आ रहे हैं डिजिटल, जैसे अप स्टॉक्स का आजकल बड़ा ऐड आता है, यूट्यूब हो चाहे हर एक जगह देखने को मिलता है। तो अप स्टॉक्स के ट्रेडिंग ऐप से मान लो मैंने कहीं ना कहीं एक शेयर्स खरीद लिया कंपनी का, तो मैं तो उस कंपनी का ओनर बन गया। पूरा तो नहीं, लेकिन जितना शेयर खरीदा उतने का तो ओनर बन गया ना मैं। तो क्या मैं अब कंपनी का मैनेजमेंट कर सकता हूं? तो बात फिर आती है कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है या ऐसा हो सकता है कि नहीं, ड्यू टू डिस्टेंस मैटर करता है, जो कि बाकी चीजों में नहीं होता है। देखो तो यहां साफ साफ लिखा है, अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स। सारे मेंबर्स जो होते हैं शेयर होल्डर, सब नहीं करते मैनेज आमतौर पर, बट दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको कहा जाता है डायरेक्टर्स। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, मान लो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, वो सब लोग मिल करके तय करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, जो कहलाते हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। यानी देखो 1 लाख इन लोगों में से ये सब लोग कौन हो जाएंगे, 1 लाख लोग ओनर्स हो जाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट कौन देख रहा है, तो डायरेक्टर देख रहा है। तो यानी ओनरशिप किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास, मैनेजमेंट किसके पास, डायरेक्टर के पास। तो इस तरह से कंपनी में एक ये खासियत है कि इनका मैनेजमेंट और ओनरशिप सेम नहीं होता है। तो ये थे सारे फीचर्स जो मैंने सोचे तुम लोगों को मुझे एक बार रिवाइज करवाना चाहिए, और यहाँ पर तुम लोग का दिमाग फोकस कराना चाहिए कि ये चीज़ तुम लोग को पता हो अच्छे से, बारीकी से। तो क्या क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें किसी? नो सर। No, नो sir. सर। No, sir. नो सर। No, sir. चलो तो नेक्स्ट पॉइंट जो तुम लोग इस पेज पर देख रहे हो वो है तुम लोगों का डिफरेंस। तो देखो इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा और ना सब कुछ बताऊंगा, कुछ चीजों को हाईलाइट किया वो देखना है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी।
कंपनी मतलब वही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब दिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो मैं किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं कि मैंने थर्ड नंबर को टिक लगाया, फर्स्ट को नहीं लगाया, सेकंड को नहीं लगाया, फोर्थ या फिफ्थ को नहीं लगाया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग को पढ़ने से मैंने रोका है। भाई ज्ञान तुम लोग की चीज है, तुम लोग उसको जितना चाहो पढ़ोगे वो तुम्हारे लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन कम से कम जहां तुम लोगों का दिमाग फोकस्ड होना चाहिए या एकदम क्लियर होना चाहिए, वो चीज जरूर मैंने हाईलाइट किया है। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 जो है नंबर्स ऑफ मेंबर्स। देखो पार्टनरशिप के नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो देखो जब भी नंबर ऑफ मेंबर पढ़ा जाता है तो एक पॉइंट रखते हैं दिमाग में, वो है मिनिमम का, और एक स्केल रखते हैं मैक्सिमम का। इन दो स्केल को रख करके पढ़ना होता है ये पूरा पॉइंट नंबर ऑफ मेंबर्स का। तो लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम बताया गया है 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं यहां पर तुम लोग को एक बात बड़ी बारीकी से क्लियर कर देता हूं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होती है, ये सब लोग जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है। लेकिन मैक्सिमम की जहां बात आती है ना तो बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण है उसका, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप जिसके लिए एक्ट होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब पार्टनरशिप एक्ट की बात करें कि उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने होते हैं, तो मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ भी नहीं बोला। मतलब पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल नहीं बताता कि मैक्सिमम कितने आपको रखने हैं, इट्स योर चॉइस। पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बताता। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पर कंपनीज एक्ट के भी जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो जो कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 464 के अंडर ये बताया गया है कि 50 होने चाहिए। इसीलिए हम मैक्सिमम जो पार्टनर्स को काउंट करते हैं 50 काउंट करते हैं। तो अगर तुम लोगों से कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट, तो जवाब तुम लोगों का क्या होना चाहिए? सर अनलिमिटेड। ज्यादा अच्छा वर्ड होगा नॉट डिफाइन। बात वही कहना चाहते हैं, सही है, लेकिन ज्यादा सुटेबल वर्ड वहां होगा नॉट डिफाइन। क्योंकि अनलिमिटेड वर्ड बोलेंगे तो ये बात लगेगी कि वहां पे लिखा है ऐसा, वहां लिखा ही नहीं है ऐसा। इसलिए हम लोग ये बात दिमाग में रख लें कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर क्या है, नॉट डिफाइन। एंड जब यही पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर द कंपनीज एक्ट, तो तुम लोग का जवाब होगा 50। लेकिन तब जवाब क्या दिया जाएगा कि जब क्वेश्चन में पूछेंगे नॉर्मल एक सेंटेंस देकर के व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहां ये नहीं बोला कि एज पर दिस एक्ट और एज पर दैट एक्ट, कुछ नहीं बोला, तो भी हम 50 ही वहां पर मैक्सिमम बताते हैं। क्लियर हो गई बात? जब स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एक्ट बोलकर पूछेंगे तब बोलना है तुम लोग को नॉट डिफाइन, अदरवाइज 50 ही मैक्सिमम होगा, ये हमेशा याद रखना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो हो गई पार्टनरशिप के नंबर ऑफ मेंबर्स की बात, मतलब बिटवीन द स्केल ऑफ 2 to 50। ये पार्टनरशिप का है, 2 से लेकर 50 लोगों का हमारा मिनिमम से मैक्सिमम का रेंज बन गया। बात जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की करते हैं तो सब लोग जानते हो कंपनीज में 2 तरह के बेसिकली कंपनियां होती है, एक पब्लिक कंपनी तो और एक प्राइवेट कंपनी। तो दोनों की बात करेंगे। पब्लिक कंपनी के मिनिमम नंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम होते हैं नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब अनलिमिटेड। तो 7 मिनिमम हो गए पब्लिक कंपनी में और मैक्सिमम के हो गए नो लिमिट, यानी जितना मन उतना रख सकते हो। और जब बात प्राइवेट की करते हैं तो कम से कम उसमें 2 मेंबर्स, मिनिमम में 2 हो गए, और मैक्सिमम डिफाइन किया गया 200 एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो 2 से लेकर 100 ये हो गया मिनिमम एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और मिनिमम 7 से लेकर अनलिमिटेड ये हो गया इन अ पब्लिक कंपनी। और ये हो गया हम लोगों का पार्टनरशिप का मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो यही बात सबको समझनी है, सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स का इस पॉइंट को पढ़ना ही नहीं है, ऐसे पढ़ना है कि हर बातें बारीकी से पता चल जाए। तो देखो ये इस पेज पर 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, जिसमें से मुझे ज्यादा जरूरी लगा पॉइंट नंबर 3, तो मैंने टिक लगा दिया, रेस्ट तुम लोग की मर्जी है, पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद इस पेज पर कई सारे और भी हैं जिसको मैंने टिक लगाया है। पॉइंट नंबर 6 ऑडिट। ऑडिट का मतलब बेसिकली होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, डिटेल्स में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर ऑडिटिंग का मतलब हो गया बेसिकली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना। पार्टनरशिप के बारे में बोला गया ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी नहीं है। जबकि कंपनीज की बात करते हैं तो ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मैंडेटरी, कंपलसरी है।
फिर आता है मैनेजमेंट नंबर का पॉइंट। मैनेजमेंट कैसे होता है ये अभी हमने पढ़ा भी था कि बिजनेस में बी मैनेज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो डेफिनेशन में भी लिखा था कि सारे मेंबर्स मिलकर के या तो मैनेजमेंट करते हैं या उनमें से कोई एक या दो रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की बात करते हैं तो बिजनेस इज मैनेज बाय द डायरेक्टर हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। अभी हमने पढ़ा था इसको। तो ये फर्क है मैनेजमेंट के बेसिस पर। एंड देन एक पॉइंट रखा हमने वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप वर्ड का मतलब होता है बिजनेस को क्लोज डाउन करना, बिजनेस को बंद करना। तो लिखा है अ पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय द एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट अगर आदेश देती है तो बंद करेंगे, या तो हमारा एग्रीमेंट, जैसे एक लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाया या पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स को हम कहते हैं, तो उस समय के बीतने के बाद या उस टास्क को पूरा होने के बाद हम उसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और नहीं तो कोर्ट हमारे किसी इलीगल बिजनेस के वजह से हो या किसी डिस्प्यूट के वजह से हो या किसी इंसॉल्वेंसी की वजह से हो, ऐसे केसेस में हम लोगों को बिजनेस बंद करने के आदेश देती है कोर्ट। इन केस द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स द इंसॉल्वेंसी एक्ट विल अप्लाई। तो ये सारी बातें थी पार्टनरशिप को लेकर रिगार्डिंग बाइंडिंग अप। और यहां लिखा है कंपनी कैन बी वाउंड अप ओनली बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बातें हो गई हम लोग के कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक की तरफ, जो कि तुम लोग को फिर एक बार दिखाई दे रहा है, टिक लगा हुआ बहुत सारा कुछ। तो जल्दी से अब यहाँ भी देखेंगे और इसमें से कुछ चीज़ें अगेन रिपीटेड हैं और कुछ एकदम नई चीज़ें हैं। जैसे कि पहला आता है काइंड ऑफ कंपनीज, यानी बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो उनमें से एक हो गया 1% कंपनी, एक हो गया प्राइवेट कंपनी, एक हो गया पब्लिक कंपनी। अब ये दो चीज जो है प्राइवेट एंड पब्लिक, इसको तो आमतौर पर सब लोग बड़े अच्छे से पहचानते हैं और समझते हैं। लेकिन ओपीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सब लोग ज्यादातर पहचानते हैं, ओपीसी ये नाम ज्यादा फेमस है इसके लिए, बट फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए 1% कंपनी। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं या तो इनको जानकारी ही नहीं होती रिगार्डिंग पर्टिकुलर दैट थिंग। तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया कि इन तीनों के बारे में बेसिक जानकारी तुम लोग को होनी चाहिए। और उसके साथ साथ तुम लोग को बताया, ये रहा सामने ओपीसी के बारे में सारा डिटेल, एंड देख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क ऑलरेडी तुम लोग के लिए किया ही है। तो अब इसके बारे में देखो क्या डिटेल्स हैं। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस 1% कंपनी एज, ये डेफिनेशन है इसकी, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सिर्फ एक मेंबर होता है एज एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर, उस तरह की कंपनी को हम कहते हैं 1% कंपनी या ओपीसी। अब कुछ फीचर्स यहाँ प्रिस्क्राइब किए गए हैं या रूल्स बताए गए हैं, देख सकते हो। रूल नंबर 3 कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 फर्दर प्रिस्क्राइब दैट। तो कुछ बातें हैं उसके लिए, ध्यान से देख लो। पहला, only a natural person being an Indian citizen and resident in India can form 1% company। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन, मतलब नो आर्टिफिशियल पर्सन, और साथ साथ इंडियन सिटीजन भी, और साथ साथ रेसिडेंट इन इंडिया। ये सारी बातें अलग होती हैं। इंडियन सिटीजन अलग हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। सब लोगों ने सुना होगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ एनआरआई भी लोग हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रखना है दिमाग में। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए, वही इस पर्टिकुलर कंपनी का मेंबर हो सकता है। और कैन बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द 1% कंपनी। ये कुछ बातें हो गई। फिर पॉइंट बी में लिखा है 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली वन सच कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। जो ओपीसी है 1% कंपनी, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, साफ साफ लिखा है। देन बोला है इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज और ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो देखो ये जितनी भी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब तुम लोगों को इसलिए याद रखने हैं या समझने हैं क्योंकि कौन जाने कि एग्जाम में किस तरह से केस बनाया जाए। जैसे मान लो बोल दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड टू ओपीसी, और इनमें से मान लो 2-3 पॉइंट्स स्टेटमेंट के, जैसे ये पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट भी दे दिया, और उसके बाद तुम लोग को सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा बातें पढ़ोगे उतना अच्छे से नॉलेज रखोगे। तो सबको ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब आगे लिखा है कि इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन ₹50 लाख। इसके पेड अप कैपिटल की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ एंड वन पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। तो ये सारी बातें जैसे खासकर 50 लाख, 2 करोड़, 15 डायरेक्टर, या फिर ये चैरिटेबल पर्पस वाली बात हो गई, ये कुछ खास बातें हैं जो तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है सबको ओपीसी के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अबाउट प्राइवेट कंपनी। तो अब हम प्राइवेट कंपनी में एंटर करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसा मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज की क्लास कंप्लीट थ्योरेटिकल है, तो डू नॉट गेट बोर। अगर कोई डाउट है, कुछ बात अपने तरफ से भी तुम लोग जोड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। बट ऐसा कुछ ना होने पाए कि मैंने पूरा पूरा थ्योरी डिस्कस कर दिया और लास्ट में ये कंक्लूजन मिले कि क्लास आज अच्छी नहीं लगी या समझ में कुछ भी नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो प्राइवेट कंपनी। अच्छा, मैं एक नाम नीचे लिख रहा हूं, जरा बताना कि ये कौन सी कंपनी होगी। सॉरी, ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है। बोलो, ये जो लिखा है मैंने, ये कौन सी कंपनी के अंदर आएगी, प्राइवेट और पब्लिक? Sir, public Sir, company. public. अच्छा, अगर मैं थोड़ी Public देर के लिए कहूं कि इसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाना होगा, तो क्या बदलाव ऐसा करोगे जिससे कि ये प्राइवेट कंपनी बन जाए? Sir, X के बाद PV लिखेंगे. Private limited. यस। एक्स के बाद पीवीटी या फिर प्राइवेट वर्ड लिख दिया जाएगा, तो इट बिकम्स अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात बेसिक है एकदम से। तो प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये बात एक बेसिक बताई गई है, और डिटेल में जानने के लिए डेफिनेटली मेरे को पढ़ना पड़ेगा बहुत सारी बातें। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। जैसे नॉर्मली होता है कि हम पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मैं तुमको बेच सकता हूं, तुम मुझको बेच सकते हो, और फर्दर भी किसी और को बेचा जा सकता है, कितनी बार भी बेचा जा सकता है, तो उसको ट्रांसफरेबिलिटी कहते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनी में कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर लिखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज नंबर्स टू 200। ऑलरेडी हमने डिफरेंस वाले सेक्शन में पढ़ा ही था कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम में 200 हो सकते हैं। फिर लिखा है उसके बाद, द कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ये चीज आगे आने वाली है, बट एक छोटा सा हाईलाइट है यहाँ पर, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने अंडरलाइन किया था, इसलिए मैंने दिखा दिया तुम लोगों को। फिर नीचे पॉइंट नंबर सी में है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज। तो जिस तरह से एक आमतौर पर पब्लिक कंपनी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये चीज़ें प्रोहिबिटेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। ये अगेन डिजिट्स हैं, याद रखने वाली चीज हो गई। कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि एंड्स विद द नेम ऑफ पीवीटी या प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर हो गया सबको ये सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लास्ट ईयर की तरह एकदम थियोरेटिकल बहुत डिटेल में नहीं लेकर जाना है, लेकिन जो जरूरत की चीज है उतना तो पढ़ना होगा जो हमारे लिए काम का होगा इस साल के लिए। चलो, तो अब आते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। अ पब्लिक कंपनी इज कंपनी विच पॉइंट ए, पॉइंट्स बी एंड सी, जिसमें 3 बातें हो, वो एक पब्लिक कंपनी है। पहला, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो बिल्कुल एक सिंपल सा सोल्यूशन कि जो प्राइवेट कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी है। एंड विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और तीसरा, इट इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब कि वो भी कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी जो एक प्राइवेट कंपनी तो है, लेकिन वो एक सब्सिडरी है ऐसी किसी कंपनी के लिए जो कि प्राइवेट नहीं है। मतलब मैं बात ये करना चाहता हूं कि जैसे ये एक कंपनी है, ये बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी सिर्फ तब कहलाएगी जब ये उस कंपनी के अंडर वर्क करती है, मतलब उसकी एक सब्सिडरी है, और जिस कंपनी के अंडर वर्क करती है वो कंपनी खुद एक पब्लिक कंपनी है। तो ऐसे कंपनी को भी हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी।
ये बात खास 3rd नंबर पॉइंट सबको याद होना चाहिए और पता रहना चाहिए। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये ऑलरेडी पढ़ा है सब लोगों ने। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, जो वहां पे था 2 डायरेक्टर्स कम से कम, वो यहाँ 3 है, बट नॉट मोर देन 15। ऑब्वियसली दोनों में ये मैक्सिमम लिमिट सेम है फॉर डायरेक्टर्स। द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड। और बाकी कुछ और बातें भी है कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कुछ और चीजें जो लिखी गई हैं, तो उसको हम डिटेल में अब और पढ़ने वाले हैं। ये आ गया नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी। लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक नॉर्मल कंपनी की बात हो रही है। A company having the liability of its members limited by the memorandum of the amount to the amount, if any, unpaid on shares respectively held by them is termed as company limited by shares. और जो एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी है, मुझको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया हुआ है। और एक है तुम लोग का कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, बस हल्के हल्के सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि इट इज़ अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wind up. तो जब कंपनी बंद होने लगेगी तो उस केस में उन मेंबर्स ने क्या वादा किया था कि कितना कंट्रीब्यूट करेंगे उनके एसेट्स के लिए, तो वो गारंटी हो जाएगा लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है अंडर द मीनिंग, और जिससे दोनों के अंदर डिफरेंस निकल के आता है कि ये लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी है और ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो खासकर इसकी मीनिंग तुम लोग को अच्छे से याद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Limited by guarantee एक बार वापस से बता दीजिए ना। देखो, लिमिटेड बाय गारंटी में ये बात ध्यान रखना है ये कि जो मेंबर्स हैं, जैसे तुम उस कंपनी के मेंबर हो जिसका नाम है लिमिटेड बाय गारंटी, तो एज अ मेंबर तुमने ये अंडरटेक किया है कि तुमको कंट्रीब्यूट करना है टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप। जब कंपनी बंद होगी तो उस केस में कंपनी के एसेट्स के लिए तुम कितने रुपए कंट्रीब्यूट करोगी, वो अमाउंट तुमको बताया गया है गारंटी के फॉर्म में। तो गारंटी का मतलब है कि तुमने किसी चीज की गारंटी ले रखी है, कि तुमने वादा किया है कि हाँ भाई, अगर कंपनी बंद होती है और पैसे कम पड़ने लगेंगे लायबिलिटीज को चुकाने में, तो हम इतने रुपए के बारे में, इतना रुपए के इक्वल टू कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो हो जाएगा वो केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऑफ इट्स मेंबर्स। Okay, sir. नाउ अगेन एक बात दिखाना चाहूंगा, डिफरेंस अमंग वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी दिया तो हुआ है। जिसको डाउट होगा मीनिंग में किसी के भी, तो मैं सलाह दूंगा तुम लोगों को कि डिफरेंस के बेसिस पर पढ़कर अच्छे से और क्लियर कर सकते हो। मैंने टिक नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, अपने मन के लिए, अपने नॉलेज के लिए जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। तो नेक्स्ट पे आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगेन बिजनेस स्टडीज क्लास 11 में तुम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें आता है प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन यानी बेसिकली कहते हैं रजिस्ट्रेशन, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सबने ये चारों स्टेज को बहुत डिटेल्स में पढ़ा है और इसके अंदर आने वाले डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज प्रॉस्पेक्टस। ये सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इन सब की जानकारी है सब लोग को। बस मैंने हाईलाइट करा दिया है कि ये चारों नाम तुम लोग को याद होने चाहिए एज द स्टेजेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसके अलावा देख सकते हो मैंने कुछ और टिक नहीं लगाया है, मतलब ये नहीं है कि यहां से कुछ पढ़ने लायक नहीं, लेकिन कुछ नया नहीं बताने लायक, इसलिए मैंने टिक नहीं लगाया है। नाउ आ गए हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है रियली, मैं बताना चाहूंगा। कई बार को एक्सपर्ट्स भी नहीं, एक्सपर्ट मतलब ये तुम लोग से जो सीनियर बच्चे हैं, तुम लोग अपने सीनियर से भी पूछोगे तो वो भी इसमें कई बार आके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है ये चीज 90%। तुम लोगों ने याद भी किया था लास्ट ईयर, लेकिन उसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिले होंगे या नहीं थे। तो जो मेन बात तुम लोग को पता होनी चाहिए वो ये रहा। और उससे भी पहले थोड़ी सी एक बात है
कि एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 minimum subscription is the amount stated in the prospectus that must be subscribed and the amount payable by on the application for the amount status as minimum subscription. तो देखो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जब हम ये पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं तो क्या यहाँ पे कोई परसेंटेज या अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोगों को? नो सर। नो सर। तो ये बात क्लियर है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं डिफाइन किया गया है, बल्कि वहां यह बोला गया है कि जो उनके प्रोस्पेक्टस में अमाउंट लिखा गया होगा एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन वही होगा। मतलब अगर वहां लिखा होगा 60% तो 60% मिनिमम होगा, वहां लिखा होगा 98% तो 98% ही होगा, वहां जो लिखा होगा। यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज के लिए कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लिमिट कंपनी एक्ट ने नहीं बनाया है। लेकिन जब सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सब जानते हो कंपनीज का एक रेगुलेटरी ये क्या नाम है, हमारा बोर्ड है ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उसके बारे में बात अब करें तो सेबी ने एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी कंपनीज के बारे में क्या कहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए, 90% ऑफ द शेयर्स इश्यूड फॉर द सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स टू द शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। तो इस तरह से दो जवाब हमको मिले। पहला जवाब ये मिला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई भी अमाउंट डिफाइन नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट, और जब सेबी की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज 90%। तो ये दो बातें सबको क्लियर हो गई ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो तुम लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो जवाब क्या होगा? सर एज पर डिफाइंड प्रोस्पेक्टस। कम से कम स्क्रीन पर देखकर भी लोग पढ़ के तुम लोग बता सकते हो, जो लोग नहीं बोल पा रहे हो बोल सकते हो कि इट इज टू बी इक्वल टू द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, ये बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, मतलब कोई मिनिमम का परसेंटेज यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है। तो दिस वाज द टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देन आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एक ऐसा टर्म है जिसको कि हमने, हाँ बोलो सर। तो जैसे कि सिर्फ मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूछेगा तो उसमें 90% ही लिखेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि जब क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन सिर्फ पूछेंगे और ये नहीं बोलेंगे कि किसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली दो तरह के जवाब बनेंगे, और ऐसे केस में किसी को गलत ठहराना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मान के चलते हैं कि जो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी भी आएगा तो एकदम क्लियर कट क्वेश्चन होगा, जिसके वजह से तुम लोग को ये डाउट का स्टेज ही नहीं बनेगा। वो क्लियर लिख देंगे कि एज पर सेबी व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, या एज पर कंपनीज एक्ट व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो उसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना पूछेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे ऑप्शन ए में लिखा होगा कि इट इज नॉट डिफाइंड एंड इट इज इक्वल टू द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, तो मैं इसको सही मानूंगा। और अगर ऑप्शन बी में लिखा होगा 90%, उसको भी सही मानूंगा। तो मैं ऑप्शन ए में टिक करूं या बी में, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। और अगर सी ऑप्शन देंगे बोथ ए एंड बी, तो मैं सी को टिक लगा दूंगा। तो ये तब की बात हो गई अगर वहां ऐसा कंफ्यूजन का स्टेज बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं बनाते हैं और क्लियर लिखते हैं कि एज पर सेबी या एज पर कंपनीज एक्ट, तो वो तो तुम लोग जान ही चुके हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना, ये नई चीज है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में जो खर्च आते हैं उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। देखो खर्च भी दो तरह के होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए और बिजनेस के लिए खर्चा, और एक बिजनेस को स्टेब्लिश करते समय किए जाने वाले खर्च। तो बिजनेस को चलाने से पहले जो खर्च होते हैं उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या कौन कौन से खर्च इंक्लूड होते हैं उसका नाम याद रखना है। देखो मैंने अंडरलाइन किया है, रजिस्ट्रेशन फी, लीगल फी, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस, इस तरह की चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं अंडर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। सो हु नेवर नोज, एग्जाम में ऐसा ना आ जाए कहीं कि तुम लोग को नीचे एक लिस्ट बनाया गया है, लिखा है लीगल एक्सपेंस, लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस, लिखा है पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस,
और पूछा गया कि इन तीन में से कौन सा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है या कौन कौन सा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये भी प्रिलिमिनरी हो गया क्योंकि लीगल एक्सपेंस है, ये भी प्रिलिमिनरी हो जाएगा क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ये भी हो जाएगा प्रिलिमिनरी क्योंकि ये पब्लिक इशू एक्सपेंस, यानी ऑल द अबव सही जवाब बन जाएगा। तो जब तक इसको याद नहीं रखोगे तब तक तुम लोग अपने जवाब में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। तो दीज एक्सपेंसेस मे बी रिटन ऑफ ईदर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये जो एक्सपेंस होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको राइट ऑफ किया जाता है या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की मदद से और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर दे आर इनकर्ड। अब ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वर्ड आया है SPR, इसके बारे में डिटेल में बात होगी तब जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इसलिए अभी इस पर ज्यादा बारीकी में कोई ना जाए। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, एक नॉर्मल जैसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस कहते और जानते हैं, समझ लो एक तरह से उसी का नाम है यहाँ पर इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बाकी मैंने कहा डिटेल्स में हम बाद में तभी बात करेंगे जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। क्लियर है सब लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में सारी मीनिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब हम आते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब थोड़ा बहुत सा न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होगा इसमें, लेकिन अगेन वो एक्सप्लेनेशन आज तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल में जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेता रहूंगा साथ साथ में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जैसे पार्टनरशिप के शेयर्स, पार्टनरशिप के कैपिटल क्या होती हैं जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल क्या होती है जो सोल प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करता है। तो वैसे ही कंपनी का कैपिटल क्या होता है जो कि पब्लिक या उनके शेयर होल्डर्स एज अ शेयर इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं कंपनी का। तो शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव टुवर्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों शेयर्स तुम लोग अच्छे से जानते ही हो। अब बात आती है शेयर्स क्या होता है। इसकी मीनिंग भी 11th पढ़ी है तुम लोगों ने कि शेयर एक यूनिट है इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। जैसे कि हमने कहा कि किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 यूनिट्स मतलब 1000 शेयर्स जो कि डिवाइड होते हैं ऑफ सेम अमाउंट। जैसे कि मैंने कहा ऑफ ₹500 ईच, तो 500 रुपए उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, और जो नंबर्स है उसके वो कहलाएंगे यूनिट्स या शेयर्स। तो इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। Each share has its nominal यानी face value and the holder of these shares are called the shareholders or member of the company। तो अगर किसी कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं, 500 रुपए का एक शेयर, तो मल्टीप्लाई कर लो और जो इससे डिजिट बनेगा यानी कि 5 लाख रुपए, वो हो गया तुम्हारा शेयर कैपिटल का अमाउंट। इस तरह से शेयर कैपिटल निकाला जाता है। तो मैंने अभी कहा था तुम लोगों से मैं न्यूमेरिकल कुछ एग्जांपल जरूरत पड़ेगी तो लेता रहूंगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल तुम बाद में ही पढ़ेंगे। तो ये बात सबको क्लियर हुआ कि व्हाट इज फेस वैल्यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो फेस वैल्यू किसी कंपनी के शेयर्स की, एक शेयर्स की जो कीमत होती है पर शेयर प्राइस, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। और शेयर्स का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जितने में वो बटा होता है कंपनी का शेयर कैपिटल। इसके बाद देख सकते हो टाइप्स ऑफ शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स सबने पढ़ा है क्लास 11th में, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बात भी नहीं करूंगा, बस दिखा दे रहा हूं कि सब तुम लोग को पढ़ लेना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स, उसके अंडर दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, पहला प्रेफरेंशियल राइट, दूसरा प्रेफरेंशियल राइट। तुम लोग जानते हो अच्छे से। एक राइट होता है कि कंपनी को जब कंपनी जब शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटती है तो सबसे पहले इनको ही मिलता है, और साथ साथ जब कंपनी वाइंड अप होती है तो जब फाइनल पेमेंट किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है, तो भी इनको ही पहले दिया जाता है, बिफोर टू इक्विटी शेयर्स, नॉट बिफोर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स से के बाद ही इनका नंबर लगता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के पहले ही दिया जाता है। तो ये प्रेफरेंशियल राइट्स है जो तुम लोगों ने 11th में पढ़े हुए हैं, बट अच्छे से इस बार तैयार कर लेना इन दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऐसी चीजें हैं ना, इसको पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे या बर्बाद नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स में। हाँ, इतना जरूर कर लेंगे कि सबने पढ़ा है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है, या फिर उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये पूरा लिस्ट था उसका। ठीक है, देख लो फिर से ध्यान से कौन कौन से होते हैं। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल,
रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इन सब की मीनिंग मैंने बताई हुई है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा 11th में पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, और जब डाउट हो, ना क्लियर हो पाए तो जरूर से जरूर पूछ लेना, ये तुम लोगों का काम है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes. sir. नाउ क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अब भी है, वो है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स के बीच का डिफरेंस, और कुछ चीजों को या दो एक को छोड़कर बाकी सब मैंने टिक लगाए ही हैं। राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, और यहां लिखा है डिविडेंड मे और मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इसको डिविडेंड मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको मिल ही जाएगा, इसको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये लिखा है इस लाइन में। और यहां जो लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिला है तो ये कंफर्म है कि इनको मिला ही होगा। इसलिए कंफर्म है क्योंकि सबसे पहले जब डिविडेंड बढ़ता है तो पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस को, और बाद में इक्विटी को। तो अगर इक्विटी को मिला तो इसका मतलब प्रेफरेंस के मिलने के बाद ही ना मिला इसको, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है, जिसका मतलब बना कि इनके पास राइट नहीं है ना इनके पास राइट, दोनों में से किसी के पास राइट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अगर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिल रहा है तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को जरूर मिला होगा, क्योंकि वो इनसे पहले पेड होते हैं। और इसमें बात करते हैं तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, प्रेफरेंस को मिला है डिविडेंड तो इसका यह मतलब नहीं है कि इनको भी मिल जाए, क्योंकि इनके पास जो बचता है रेसिड्यूअल अमाउंट वही मिलता है। देन रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर एक डिविडेंड का रेट होता है, यानी फिक्स होता है, और जबकि इक्विटी में कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। देन कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स में अभी हमने पढ़ा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो यानी प्रेफरेंस शेयर्स में बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स, लेकिन इक्विटी शेयर्स कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते किसी अदर सिक्योरिटी में। देन वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ खास रीजंस के वजह से, कुछ खास कंडीशंस में इनको वोटिंग राइट मिलते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को आमतौर पर वोटिंग राइट हमेशा मिले रहते हैं, हर एक कंडीशन में ये वोटिंग राइट अपने पास रखते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में तुम्हारी हिस्सेदारी हो सकती है कि नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर कहूंगा अपने पढ़ने का तरीका बदलना है, सबको दिमाग में रखना है ये चीज। OMR, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये OMR शीट तुम लोग को मिलेगा, जिसमें सर्कल डार्क करना होगा, ऑप्शन A या B या फिर C या फिर D, जो ऑप्शन सही है उसको टिक लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए MCQs ही होने वाले हैं, ये कंफर्म है, और जिसके लिए बारीकी हम लोग को आनी चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, Yes, sir. yes, sir. नाउ अब हम आज के डिस्कशन के आखिरी मुद्दे पर आ चुके हैं, और बस छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ना है और समझना है, और उसके बाद क्लास अब ज़्यादा देर की रह नहीं गई, 10 मिनट का मामला और रह गया है। तो ध्यान से आप फोकस करेंगे, और ये वो अगेन एक नई चीज़ है जो क्लास 11th में तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और लिखा भी देखो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अब जो हम पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन फिर कहूंगा कि वो न्यूमेरिकल तुम तभी पढ़ेंगे जब हमको पढ़ना होगा, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। तो कंपनी के जो शेयर कैपिटल हैं उसको बांटा जाता है 3 हिस्सों में, ये सामने लिखे हुए हैं। पहला आता है ऑथोराइज कैपिटल, फिर आता है इश्यूड कैपिटल, और फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और फर्दर सब्सक्राइब्ड भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक होता है फुल्ली पेड और एक हो जाता है नॉट फुल्ली पेड। तो इस तरह से शेयर कैपिटल के टाइप्स 1 2 3 4 नहीं है या 5 नहीं है, 3 ही है, ऑथोराइज, इश्यूड एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के 2 फर्दर डिविजन्स हैं। और अभी हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पैराग्राफ के अंदर लिखा है। व्हाट इज इश्यूड कैपिटल वो अगले पेज में मिलेगा, और व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल, और उसके अंदर 2 पार्ट थे वो भी पढ़ेंगे। तो जब ये पढ़ लेंगे तो आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो ऑथोराइज कैपिटल पे आते हैं अब। ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, 3 नाम है इसके, एक तो ऑथोराइज, एक नॉमिनल और एक रजिस्टर्ड। means such capital as it is authorized by the memorandum of the company to be the maximum amount of share capital of a company। जो कंपनी का मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके कैपिटल क्लॉज में जो वैल्यू बताई जाती है that is known as the maximum amount of capital, and that is known as registered capital या nominal capital या फिर authorized capital। क्लियर हो गया सबको ये मीनिंग ऑथोराइज कैपिटल का? यस सर।
Sir. और देखो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया, मैं इस एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ूंगा। जैसे एग्जांपल लिया कि किसी कंपनी का रजिस्टर किया गया ऑथोराइज कैपिटल के साथ, और वो था 10 लाख। 10 लाख रुपए को हम अपने एग्जांपल में कंटिन्यू करेंगे अगले एग्जांपल के साथ, कि 10 लाख रुपए किसी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल था, यानी मैक्सिमम कैपिटल था। इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे अगले कैपिटल्स को भी, मतलब अगले एग्जाम्पल्स में। तो पहले मैं पेज चेंज कर दूं तुम लोगों का, ये रहा, देख सकते हो इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल, उसके नीचे 2 पार्ट्स, वो हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे आते हैं। सर हाँ बोलो। सर जैसे ऑथराइज कैपिटल में 1 लाख है और कंपनी को वापस से कैपिटल की जरूरत पड़ेगा तो वो कैपिटल नहीं लाता है। उसके लिए बहुत सारे रिजोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे उसके लिए लीगल वर्क होते हैं जिसको करना पड़ता है, देन इन केस ये किया जा सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। इसीलिए हमेशा ये प्रेस्क्राइब्ड रहता है, सजेस्टेड रहता है कि कंपनी को अपना मैक्सिमम कैपिटल बहुत सोच समझ के डिफाइन करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कह सकते कि एकदम से रिजिड है कि नहीं हो सकता। देयर इज अ प्रोविजन बट वेरी लेस चांस और वेरी डिफिकल्ट, जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं, तब जाकर के कई कंपनी कर पाती है, ठीक है। ओके सर। तो ये जैसे कंपनी का 10 लाख हमने एग्जांपल लिया, वो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल था। नाउ उसी का एक पार्ट होता है इश्यूड कैपिटल। अब अगर ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है, जैसा मैंने एग्जांपल में लिया, तो इश्यूड कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, बोलो। अगर ऑथोराइज कैपिटल किसी कंपनी का 10 लाख है, तो उसी कंपनी का इश्यूड कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर शायद पूरा। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही मीनिंग में कहा था कि ऑथोराइज कैपिटल का ही एक पार्ट है इश्यूड। तो अगर ऑथोराइज का ही एक पार्ट इश्यूड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑथोराइज के बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैक्सिमम जो इश्यूड कैपिटल होगा वो इक्वल टू ऑथोराइज्ड होगा, यानी 10 लाख ही हो सकता है। जवाब सही था, लेकिन बाकी लोग नहीं बोल पा रहे, इसलिए क्लियर करना जरूरी था। और फिर से मीनिंग को ध्यान सुन लो, ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट है इश्यूड कैपिटल, जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो देखो लिखा है इश्यूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 लाख का ऑथोराइज था, तो मान लो उसमें से 7 लाख का हमने इश्यूड कर दिया। 10 लाख ऑथराइज यानी मैक्सिमम कैपिटल थे, हमने उस 10 में से क्या किया, 7 लाख रुपए के शेयर्स पब्लिक में ऑफर कर दिए, यानी इश्यू कर दिए। तो ये हो गया ऑथराइज कैपिटल और ये हो गया इश्यूड कैपिटल। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, अब मैं sir. दो स्टेटमेंट्स बताऊंगा और बताना इसमें से कौन सा सही या कौन सा गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1, authorized capital is a part of issued capital. True or false? फॉल्स। False. Sir, false. Sir, false. False. Yes. क्योंकि authorized capital issued का पार्ट नहीं है, rather issued is a part of authorized capital. सेकंड मेरा यही था क्वेश्चन कि issued capital is a part of authorized capital. True or false? ट्रू। Sir, true. True. और देखो Sir, यहाँ true. भी है, देखो it should be kept in the mind that issued capital cannot exceed the company's authorized share capital. ये बात पहले तुम लोग को मैंने बता दिया था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हाँ, जवाब तुम लोग का सही था, ट्रू था। तो ऑथराइज कैपिटल एक पढ़ा हमने, ऑथराइज का एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल, वो पढ़ा हमने अभी अभी। अब इशूड का ही पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड। तो बता सकते हो तुम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अगर ये ऑथराइज था 10 लाख और इशूड था 7 लाख, तो मैक्सिमम सब्सक्राइब की वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 3 लाख। 3 lakh. Sir, 3 lakh. नहीं, यानी तुम लोगों ने ये सोच लिया कि ऑथराइज का एक पार्ट सब्सक्राइब्ड है। गलत तुम लोग चले गए। मैंने कहा कि ऑथराइज का एक पार्ट है इशूड और इशूड का ही एक पार्ट है सब्सक्राइब्ड। और अगर इशूड है 7 लाख, तो सब्सक्राइब्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर 7 लाख। 7 lakh. हाँ, 7 जैसे 10 लाख ऑथराइज था तो इशूड 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता था, हालांकि उससे कम है फिलहाल।
और इशूड का ही एक पार्ट सब्सक्राइब्ड है, तो 7 लाख से ज़्यादा या ज़्यादा तो नहीं हो सकता, उसके बराबर या उससे कम तो हो सकता है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि 10 लाख में से 7 लाख इशूड हो गया तो जो 3 लाख बच गया वो सब्सक्राइब्ड हो गया। नहीं, सब्सक्राइब्ड का मतलब ये कि जो शेयर्स पब्लिक ने खरीदे, और पब्लिक वही शेयर खरीद सकती है जो पब्लिक में क्या किए गए थे, इशू किए गए थे। क्लियर है ना? जो शेयर्स पब्लिक में इशू किए जाएंगे उन्हीं शेयर्स को पब्लिक जब खरीदेगी तो वो खरीदे गए शेयर्स कहलाते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स। अब देखो मीनिंग में लिखा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस such part of capital which is for the time being subscribed by the members for the company। जैसे तुम लोगों ने न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया, मैगजीन सब्सक्राइब किया, या रिंगटोन सब्सक्राइब किया, या यूट्यूब का कोई चैनल सब्सक्राइब किया और जब मन में आया उसको अनसब्सक्राइब कर दिया यानी बंद कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं। तो जब तक हम उसको उसके मेंबरशिप को लेके रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब हमने किया, और जब तक वो इशू या ऑफर नहीं होगा तब तक वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखना है ऑथोराइज्ड इज द मैक्सिमम कैपिटल, इसका एक पार्ट होगा इशूड कैपिटल, और इशूड का भी एक पार्ट होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट बनते हैं मिला करके, एक होगा फुल्ली और एक होगा नॉट फुल्ली। ये अब अगले पेज पर और लास्ट पेज पर हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो बढ़ गए हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। देखो ये रहा, सब्सक्राइब कैपिटल इज क्लासिफाइड और शोन अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स, और वो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। मैं इसी की बात कर रहा था। तो देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली और नॉट फुल्ली क्या, एकदम सिंपल से भाषा में समझाता हूं, देखो शायद समझ जाओगे और आगे न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तभी क्लियर करेंगे हम लोग अच्छे से। देखो मान लो मैंने कहा कि एक मान लेते हैं लाइक कोई चैनल है, ठीक है, चैनल की ही हम बात करते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करने का कॉस्ट है रुपीज, बहुत मामूली सा ही सही, लेकिन 100। तो उस चैनल के सब्सक्रिप्शन फीस कितनी हो गई? 100 रुपीज। मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और फिर कंपनी ने मुझको एक मौका दिया या ऑफर दिया कि आप वो 100 रुपए एक साथ भी पे कर सकते हैं, टुकड़ों में भी पे कर सकते हैं। तो मैंने उस 100 में से फिलहाल मान लेते हैं कि मैंने 90 रुपया 80 रुपया पे कर दिया। तो ये जो 80 रुपया है और ये जो 20 रुपया बचता है उन्हीं को ले करके उनसे बनता है ये फुल्ली और नॉट फुल्ली। तो अगर 100 रुपए का वो चैनल का सब्सक्रिप्शन फीस था और मुझसे 100 रुपए की डिमांड की जाए और मैं 80 या 20 अलग अलग ना करके पूरा 100 रुपया एक बार में चुका दूं तो उसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और अगर 100 रुपए का ही शेयर्स था बट कंपनी ने मुझसे कहा कि आप फिलहाल 80 ही दीजिए, 20 रुपया अभी नहीं देना है, तो उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब तो किया यानी खरीद तो लिया लेकिन फुल्ली पेड नहीं किया। यानी देखो जब इसको प्रैक्टिकल वर्ड्स में रखोगे ना तो बहुत इजी होगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या होगा? खरीदना, यानी तुमने सब्सक्राइब किया यानी खरीद लिया लेकिन फुल्ली पेड किया मतलब फुल्ली पेड भी किया। और दूसरा सब्सक्राइब तो किया मतलब खरीद तो लिया लेकिन अभी फुल्ली पेड नहीं किया। अब आगे बात सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब बीइंग अ शेयर होल्डर जितने शेयर्स तुमने खरीदे अगर उसका सारा पेमेंट तुमने कर दिया है तो उसको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में रखेंगे, और जिन्होंने पूरा पैसा नहीं चुकाया होता है उनको नॉट फुल्ली की कैटेगरी में रखेंगे। और अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। मान लो पब्लिक में 1000 शेयर्स बेचे गए, पब्लिक में 1000 शेयर्स बेचे गए मतलब 1000 सब्सक्राइब किए गए हैं, उनमें से 900 शेयर्स अलग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए और 100 शेयर्स को अलग कर लेते हैं। और जैसा सब लोग जानते हो कि हर शेयर्स की एक अपनी फेस वैल्यू होती है, मान लो फेस वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है। तो इन 900 शेयर होल्डर्स ने 10-10 रुपए पूरे चुका दिए, इसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और ये जो 100 शेयर्स है इन लोगों ने पूरा नहीं चुका, मान लो इन लोगों ने पूरा सॉरी, तो इन्होंने 100 में से 10-10 रुपए के हिसाब से पूरा नहीं दिया, मान लो इन्होंने 7 रुपीज तक पेड किया और 3 रुपए नहीं चुकाए, तो इसको कहेंगे नॉट फुल्ली पेड। मतलब इन्होंने भी सब्सक्राइब किया लेकिन पूरा नहीं चुकाया। अब और क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अब इन्हीं बातों को स्पेसिफिकली इन्होंने देखो लिखकर दिखा दिया है कि शेयर्स आर क्लासिफाइड एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड जब ये 2 बातें होती हैं। 2 बातें क्या होती हैं? कि
कि कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड हैज आल्सो रिसीव्ड इट। जब कंपनी ने पूरा का पूरा रुपया मांग लिया पब्लिक से और पब्लिक ने पे भी कर दिया, तो उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और अब बढ़ जाते हैं अपने लास्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। नॉट फुल्ली के बारे में हम आ चुके हैं वहां पर। देखो कि कब कहेंगे कि सब्सक्राइब्ड है लेकिन नॉट फुल्ली पेड है, जब उसके लिए भी ये दो कंडीशन लागू होती हैं। द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड। कंपनी ने पूरा तो शेयर्स मांगा है, मतलब पूरे पैसे तो मांगे हैं, लेकिन पूरे पैसे अब तक मिले नहीं है, मतलब एरियर्स हो गया, नॉट पेड हो गया, तो उसको कहेंगे नॉट फुल्ली पेड। या फिर कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, या फिर कंपनी ने पूरा का पूरा मांगा ही नहीं है। देखो जैसे ये कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है, मैंने एग्जांपल लिया था 10 रुपया। कंपनी ने कहा कि 10 में से आपको सिर्फ 6 रुपया ही पे करना है। कंपनी ने सिर्फ 6 रुपया तुमसे मांगा और तुमने 6 में से पूरा 6 रुपया दे भी दिया, तो बताओ ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली है कि नॉट फुल्ली है? सर फुल्ली fully paid. फुल्ली पेड। नहीं, तुम लोगों ने Yes, मीनिंग को sir. ध्यान से नहीं समझा, गलत जवाब है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली का मतलब यह है कि जो फेस वैल्यू की वैल्यू है यानी 10, वो पूरा पेड होना चाहिए। तो यहां तो पूरा पेड हुआ नहीं, तुमने सिर्फ 6 ही पेड किया। तुम लोगों ने बस इतना ध्यान दिया कि 10 रुपए में से कंपनी ने तुमसे 6 रुपए मांगा और तुमने बिना किसी अनपेड 6 रुपए पूरा चुका दिया, तो तुम फुल्ली पेड नहीं हुए। फुल्ली पेड का मतलब क्या तुमने पूरा का पूरा फेस वैल्यू चुकाया? अगर नहीं तो नॉट फुल्ली पेड, अगर चुका दिया तो फुल्ली पेड। अब बोलो फिर से, क्या ये फुल्ली पेड है? नो सर। नो सर। और देखो